स्टूडेंट एक काफी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस तरह का टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर हमने किया था करंट अक्रॉस चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विद सम इनिशियल चार्ज। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे डिस्कस होने जा रहा है। इसमें कहा गया कि एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर इज इन स्टडी स्टेट, नाउ स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 क्विकली विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट, फाइंड करंट अक्रॉस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें इंडक्टर में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करनी है और हमने स्विच को क्विकली शिफ्ट किया। क्विकली क्यों शिफ्ट किया? जिससे कि सर्किट ब्रेक ना हो, क्योंकि इंडक्टर है, करंट अगर धीरे से ले जाओगे तो करंट उड़ जाएगी। करंट तो के लिए तो सर्किट चाहिए ना, स्पार्किंग क्रिएट हो जाती है, इसलिए इसको क्विकली शिफ्ट किया गया, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस सर्किट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पर पहले एक चीज ध्यान समझो, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है जब स्टडी स्टेट में होता है। तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव कर रहा होगा एक वायर की तरह से। तो अगर मैं इनिशियली देखूं तो ये सर्किट कुछ ऐसे रहा होगा। आर एल एट t इक्वल टू 0। तो इस सर्किट की एप्सिलॉन है, सॉरी, इस सर्किट में करंट रही होगी आई नोट। तो आई नोट की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नोट बाई आर नोट, राइट। अब तुमने स्विच को यहां से यहां डाल दिया, अब हमने क्या किया कि स्विच को इधर से इधर कनेक्ट कर दिया। तो अब ये सर्किट ऐसे होगा, और जब t इक्वल टू इंफिनिटी आएगा तो फाइनली ये IS होगी, तो ये फिर से वायर बनेगा। तो नई स्टडी स्टेट करंट कितनी होगी? एप्सिलॉन बाई आर, और इनिशियली करंट है एप्सिलॉन नोट बाई आर नोट। अब जिस डायरेक्शन में IS है, इसी डायरेक्शन में किसी इंस्टेंट t पर एक करंट मान लेते हैं। ठीक है, RL कहते हैं कि इसमें I करंट है किसी इंस्टेंट t पर, और ये ध्यान रखना t इज इक्वल टू 0 पर इसी I की वैल्यू क्या है? I नोट है। मैं इसको I1 लिख रहा हूं। बात एक ही है, इसी करंट I की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर ये थी जब हमने स्विच को शिफ्ट किया था। तो इंडक्टर ने अपनी करंट मेंटेन रखी। अच्छा, इस इंडक्टर ने कई बार दिमाग में आता है कि जब हमने स्विच शिफ्ट किया तो इंडक्टर ने अपनी करंट को मेंटेन कैसे करा होगा? देखो, जब तुम स्विच को शिफ्ट करोगे, एक डायग्राम यहां और बनाना पड़ेगा, मैं समझाता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस मैकेनिक्स को जरा बहुत ध्यान से समझना। ये किसी इंस्टेंट t का डायग्राम है हमारा। जब हम जस्ट स्विच को शिफ्ट करेंगे तो इस इंडक्टर में करंट I नोट ऐसे है। जब तुमने जस्ट स्विच को शिफ्ट किया होगा तब क्या हुआ होगा? कई बार यही पूछ लेते हैं कि जस्ट स्विच को शिफ्ट किया, बताओ इंडक्टिव सर्किट में क्या हुआ। ये I नोट करंट है, ये I नोट करंट है, ये I नोट करंट, ऐसे अपने आप को डायरेक्शन होगी। ये t इज इक्वल टू 0 प्लस, यानी जस्ट स्विच। कई बार यही कुछ क्वेश्चन यही होंगे, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं इंडक्टर में कि स्विच है, एक करंट है, शिफ्ट कर दिया, बताओ दूसरे सर्किट की करंट क्या होगी? क्योंकि ये तुमने फाइनाइट वोल्टेज लगाई है, तो फाइनाइट वोल्टेज होने के कारण इंडक्टर अपनी करंट को इतनी जल्दी लूज नहीं करता है, इंडक्टर अपनी करंट को मेंटेन रखेगा। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पर इस I की वैल्यू, सॉरी, ये I नोट की डायरेक्शन गड़बड़ हो गई इसमें। t इज इक्वल टू 0 पर जो ये I नोट था ऐसे था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों ऐसे बनना है। ये डायग्राम जरा मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, ये ऐसे। इंडक्टर ने ना सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड सेम रखा बल्कि डायरेक्शन भी वही रखेगा। देखो, हम कहें कि ये इंडक्टर का A पॉइंट था, ये इंडक्टर का B पॉइंट था, ये इंडक्टर का A पॉइंट था, ये इंडक्टर का B पॉइंट था। तो t इक्वल टू 0 पर जब सर्किट स्टडी स्टेट में था तो I नोट की डायरेक्शन ऐसे थी। जैसे ही हमने स्विच को शिफ्ट किया तो भी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंटेन रहेगा।
ये बहुत, अब कैसे मेंटेन रहा होगा, इसने एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट किया होगा। और कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाए तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन निकल जाएगी, ये अपने आप से। करंट है प्लस माइनस, मान लो सर्किट की इक्वेशन बनाओ, हम कहेंगे ऐसे चलते हैं, हम कहेंगे ये माइनस एप्सिलॉन प्लस आई नोट आर, माइनस एंट्री ले रहे हो तो माइनस एप्सिलॉन आई, सॉरी ये करंट यहां से, तो ये एंड प्लस होगा, ये एंड माइनस होगा। जहां से करंट इन होती है उसको हम प्लस लेते हैं, दूसरे एंड को माइनस लेते हैं, तो एप्सिलॉन आई को ऐसे निकालेंगे, अपने आप वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 0। जहां से करंट इन होनी है इंडक्टर में, हमेशा उस एंड पे प्लस लिख लो, दूसरे एंड पे माइनस लिख लो, अपने आप एप्सिलॉन आई विद साइन कैलकुलेट हो जाता है। तो एप्सिलॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आई की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन माइनस आई नोट आर, यानी एप्सिलॉन माइनस आई नोट की वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे ही जनरेट हुआ है, और अगर ये वैल्यू निगेटिव आई तो इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी का जनरेट हुआ है। और मान लो अगर ये दोनों आर और आर बराबर होते तो इंड्यूस ईएमएफ 0 आता, ये सर्किट स्मूथली ऐसे ही चलता रहता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्विच शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं आता अगर ये दोनों बैटरी बराबर ईएमएफ की है। ठीक है, और अगर एप्सिलॉन आई निगेटिव आ जाए, मान लो ये वैल्यू लार्ज हो जाए, तो इसका मतलब जो पोलैरिटी मैंने ऐसे मानी है ये इनिशियली अपोजिट जनरेट हुआ है। तो ये टी इक्वल टू 0 का मैकेनिज्म है, जिसने ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडक्टर ने अपनी करंट को मेंटेन कैसे किया, ये चीज एक्सप्लेन हो रही है यहां पर। अब जरा हम देखें किसी इंस्टेंट टी पर ये इस सर्किट की इक्वेशन क्या बनेगी, सेम वही इक्वेशन बनी, एप्सिलॉन प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, यहां से मैं शुरू करा प्लस से माइनस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो डी आई अपॉन एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू 1 बाई एल डी टी, 0 से t, अब ये 0 नहीं जाएगा, ये I1 से I0, इस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, तो इसको I1 से I जनरली, I0 नहीं, I1 से I, 0 से t, I1 से I। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा -1 बाई आर बाहर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, डिवीजन में जाएगा, ln एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू टी बाई एल, लिमिट I1 से I, यहां लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई आर अपॉन एप्सिलॉन माइनस I1 आर माइनस आर बाई एल, या टी अपॉन डिवाइड बाई आर बाई एल, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ln को उधर भेज दो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I1 आर। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो I की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस I1 इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी IS इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस I1 e की पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां I1 क्या है, इनिशियल करंट अक्रॉस इंडक्टर, और I1 की वैल्यू यहां पर क्या होती, I0 होती इस प्रॉब्लम में। अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक और बहुत अच्छी चीज समझने वाली है कि लेट्स से बैटरी उल्टी लगी होती, तब इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस क्रिएट होता, ध्यान से समझना, छोटे से पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बैटरी अपोजिट होती, जो कि मैं इस डायग्राम में भी दिखाता हूं, अगर ये बैटरी अपोजिट होती तो ये I0 ऐसे नहीं आ रही होती, ये B से A आ रही। तो जैसे ही तुम स्विच को शिफ्ट करते, जैसे ही तुम स्विच को शिफ्ट करते
तो उस केस में करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है इनिशियली आई नोट, ठीक, और फाइनल आईएस की डायरेक्शन है ये। फाइनल आईएस की डायरेक्शन कैसे देखोगे, इंडक्टर को वायर से रिप्लेस करो, तो फाइनल आईएस यानी फाइनल आई की डायरेक्शन ये और इनिशियल आई नोट ये डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस केस में I1 का आंसर माइनस आई नोट लिया जाता। किसी इंस्टेंट टी पे करंट ऐसे ही दिखाई जाती डेरिवेशन करते समय, लेकिन I1 का आंसर माइनस आई नोट लिया जाता, क्योंकि हम डेरिवेशन इस डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इनिशियल करंट की वैल्यू विद साइन से पुट करनी होती है, और पॉजिटिव साइन आईएस का लेना है, आईएस का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वो कैसे चेक करोगे, इंडक्टर को वायर से रिप्लेस करके। तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख लो, और ऑलमोस्ट आरसी वाले सारे शॉर्टकट यहां इंडक्टिव सर्किट में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर तुम समझ गए होंगे। अब जरा हम डिस्चार्जिंग ऑफ या डीके ऑफ करंट जिसे हम कहते हैं उस पर चलते हैं।